Good morning. Today is 26th of September 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है और नीचे ये आर्टिकल भी इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल एनआरसी की अपडेशन की प्रोसेस से संबंधित है, नए पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल आरएसएस से संबंधित है। योगेंद्र यादव कहते हैं आरएसएस का नेशनलिज्म जो है वो एंटी नेशनल है। पॉलिटिक्स से संबंधित ये आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सके मेंस के अंदर, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरे पेज पर यहाँ पे इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद के साथ, तो इनके पर्सनल गेम से संबंधित, पर्सनल लाइफ से संबंधित चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। लाइव मिनट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित, वो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। कोट है आज का मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू ने कहा था जितना कम आप सोचते हो उतना ही ज़्यादा लोगों के साथ आप एग्री करते हो। आप खुद का एग्जाम्पल ले सकते हो। यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास थोड़ी कम नॉलेज थी, आप चीज़ों को थोड़ा कम अच्छे से एनालाइज कर सकते थे। जो कुछ मीडिया ने कहा आपने मान लिया, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी हो गई है कि कोई न्यूज़ एंकर कहे, न्यूज़पेपर कहे, उसके बाद भी आप अपने तर्क दे सकते हो। आप बोल सकते हो न्यूज़ एडिटर जो बोल रहा है वो गलत है, आर्टिकल में जो बोला जा रहा है वो गलत है। कहने का मतलब ये है आप अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल आप लीजिए। देखो, किसानों के लोन माफ़ करने के लिए आवाज़ उठती है और जनरल नैरेटिव यही है। सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं किसानों के लोन माफ़ होने चाहिए। इलेक्शंस से पहले बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है अगर किसानों के लोन माफ़ किए जाते हैं तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। किसानों का भला करना है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है। लोन माफ़ करने से लंबे समय में किसानों की प्रॉब्लम्स का हल नहीं होगा। ये चीज़ आप सोच सकते हो, लेकिन जनरल नैरेटिव क्या है? जनरल नैरेटिव तो यही है ना, किसानों के लोन माफ़ होने चाहिए। तो इसी वजह से कहा जाता है जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ कम एग्री होते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को जोड़ सकते हो। मालदीव की लोकेशन आप देख लीजिए मैप में। 1200 कोरल आइलैंड्स का एक आर्किपिलगो है मालदीव और सिर्फ 115 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। एशिया का सबसे छोटा देश है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। मालदीव को यूके से आज़ादी मिली 1965 में। इंडिया पहला देश था जिसने मालदीव को रिकॉग्नाइज किया। 1972 में इंडिया ने एम्बेसी इस्टाब्लिश की माले में। 1978 से लेके 2008 तक वहाँ पर रूल किया अब्दुल गयूम ने। फिर से बोलता हूँ, 1978 से लेके 2008 तक मालदीव में रूल था अब्दुल गयूम का, और मालदीव की उस समय पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट की, यानी इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था मालदीव। 1988 में कू की कोशिश की गई थी वहाँ पर। तमिल मिलिटेंट्स सपोर्टेड एक ग्रुप था और उन्होंने मालदीव की सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस, और इस कू को होने से रोक दिया था। इवन 2004 में जब सुनामी लहरें आईं पूरे इंडियन ओशन में, इंडिया सबसे पहला ऐसा देश था जो कि मालदीव की मदद के लिए पहुंचा, यानी सब कुछ ठीक चल रहा था। 2008 में देखो डेमोक्रेसी आती है मालदीव में। वहाँ पर पहली बार मल्टी पार्टी, मल्टी कैंडिडेट इलेक्शंस होते हैं और मोहम्मद नशीद चुन के आते हैं, यानी मोहम्मद नशीद राष्ट्रपति बनते हैं मालदीव के। उनके कार्यकाल में भी रिलेशंस अच्छे रहते हैं मालदीव के इंडिया के साथ। 2009 में मालदीव के द्वारा रिक्वेस्ट की गई इंडिया से कि आप अपने कुछ शिप्स तैनात कीजिए मालदीव में ताकि मालदीव की सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो अभी हमारे कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस है मालदीव में। 2011 में एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच। इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक एड भी काफ़ी दी गई है मालदीव को। इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल यानी IGMH,
फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज़, पुलिस एकेडमी इस्टाब्लिश की गई है वहाँ पर इंडिया के द्वारा, और लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई है $40 मिलियन की। कुल मिलाकर कहने का एसेंस है 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2013 में क्या होता है, एक पुलिस म्यूटिनी के चलते मोहम्मद नसीद को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इलेक्शंस होते हैं मालदीव में। एक तरफ थे मोहम्मद नसीद और दूसरी तरफ थे अब्दुल्ला यमीन। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का आरोप ये है कि उस इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई थी। जीत रहे थे मोहम्मद नसीद, लेकिन एकदम से सेकेंड राउंड में भारी अंतर से हार गए। धांधलेबाजी हुई थी उस इलेक्शन में, जिसकी वजह से अब्दुल्ला यमीन ने जीत प्राप्त की और अब्दुल्ला यमीन राष्ट्रपति बने 2013 में मालदीव के। अब्दुल्ला यमीन के कार्यकाल में इंडिया के मालदीव के साथ रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए। अब्दुल्ला यमीन के कार्यकाल में इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म पनपने लगा मालदीव में। जैसा देखो, मैंने आपको बताया मालदीव की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म पनपता है, केरला के बहुत नज़दीक है और लक्षद्वीप के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो सीधा सीधा असर इंडिया पर हो सकता है। इवन मालदीव के सभी इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया अब्दुल्ला यमीन ने, जैसे प्रेस हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद नसीद, उनके खिलाफ फर्जी रूप से एक केस रजिस्टर किया गया आतंकवाद से संबंधित। वो केस फर्जी था क्योंकि जुडिशरी अब्दुल्ला यमीन के हाथों में थी। उस केस में मोहम्मद नसीद को 15 सालों की सज़ा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने सज़ा काटी, फिर इलाज करवाने के लिए यूके चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। देखो, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हाशिए पर रख दिया गया अब्दुल्ला यमीन सरकार के द्वारा, और जब उन्हें लगने लगा कि मालदीव की पार्लियामेंट में उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, तो अब्दुल्ला यमीन ने वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जुडिशरी के टॉप जजेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इवन अब्दुल गयूम, जो हाफ ब्रदर हैं अब्दुल्ला यमीन के, जिन्होंने 30 साल तक मालदीव पे रूल किया 1978 से लेकर 2008 के बीच, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया ने साफ तौर पे 45 दिनों की इस एमरजेंसी का विरोध किया। इंडिया ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से ही इंडिया मालदीव के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। मालदीव की सरकार ने कहा इंडिया को, आप अपने जो शिप्स यहाँ पे तैनात हैं कोस्ट गार्ड के या फिर एयरफोर्स के जो पर्सनल यहाँ पे तैनात हैं, उनको वापस ले जाइए। इवन इंडियंस को वीज़ा देना बंद कर दिया मालदीव्स ने। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही देना बंद कर दिया, लेकिन इंडियन वर्कर्स ने और जर्नलिस्ट ने शिकायत की कि मालदीव की सरकार हमें वीज़ा नहीं दे रही है। यानी मालदीव पूरी तरह से टिल्ट हो गया सऊदी अरेबिया और चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के पक्ष में। पिछले साल मालदीव ने चाइना के साथ 12 एग्रीमेंट साइन किए, जिनमें से प्रमुख है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया गया मालदीव के द्वारा। मालदीव की अपोजिशन पार्टीज आरोप लगाती हैं कि चाइना के द्वारा मालदीव के लैंड पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। इवन एसेंशियल यूटिलिटीज़ पर भी चाइना का कब्जा है। चाइना से उधार लेके मालदीव ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लेकिन देखो धीरे धीरे मालदीव भी श्रीलंका की तरह चाइना के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। यानी चाइना से जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है चाइना से। डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे इंडिया की सिक्योरिटी अंडरमाइन होती है, बल्कि इंडियन ओशियन के अंदर जो दूसरे देश हैं उनकी सिक्योरिटी भी अंडरमाइन होती है। अब देखो, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। रिसेंट में कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंट में कंटेक्स्ट ये है, मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए। इलेक्शंस से पहले ये लग रहा था अब्दुल्ला यमीन, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हाशिए पर धकेल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्शन से पहले मोहम्मद नसीद, जो राष्ट्रपति से 2008 से 2012 के बीच उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से। अब्दुल गयूम, जिन्होंने रूल किया मालदीव में 1978 से 2008 के बीच, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मालदीव की प्रेस अब्दुल्ला यमीन के हाथों में, जुडिशरी अब्दुल्ला यमीन के हाथों में, इलेक्शन कमीशन उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा। फॉरेन जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दिया गया इलेक्शन कवर करने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन बयां करती थी आसानी से अब्दुल्ला यमीन को सेकेंड टर्म मिल जाएगा। लेकिन देखो, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी हमेशा सरप्राइज करता है। 3 अपोजिशन पार्टीज एक साथ आई थी अब्दुल्ला यमीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए।
MDP यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद नसीद की पार्टी है, जम्बोसरी पार्टी और अदालत पार्टी। तीनों पार्टीज के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे मोहम्मद सोली। तस्वीर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इनको इलेक्शन में 58% वोट हासिल हुए, यानी अगले राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद सोली होंगे। टोटल वोटिंग हुई यानी पोलिंग हुई इलेक्शन में 90%। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन रीड थे। कहा यह जा सकता है जनता ने पूरी तरह से विरोध किया अब्दुल्ला यमीन का और अब्दुल्ला यमीन के कार्यकाल का। इंडिया के लिए देखो काफ़ी अच्छी बात है, रिलेशंस जो खराब हो गए थे मालदीव के साथ वो फिर से रीसेट होंगे। इंडियंस को वीज़ा मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, अब बिना रोक टोक के इंडियंस को वीज़ा मिलेगा मालदीव के लिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड एयरफोर्स पर्सनल वहाँ पे तैनात हैं, उनकी तैनाती को लेके भी फिर से नेगोशिएशंस हो सकेंगी मालदीव के साथ। मतलब मालदीव एक बार फिर से शायद इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना ले और चाइना की प्रेजेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मालदीव के अंदर वो कुछ हद तक कम हो सकती है। देखो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता चाइना पूरी तरह से मालदीव को छोड़ के चला जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन में देखो दो बातें बोली जाती हैं। पहली बात, मालदीव में ओपोजिशन पार्टीज एक साथ तो आई हैं, लेकिन देखो हराने के लिए एक साथ आई, आगे तीनों पार्टीज मिलके किस प्रकार से गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाती हैं मालदीव में, ये देखने लायक होगा। स्टेबिलिटी रहती है मालदीव में या फिर नहीं, ये देखने लायक होगा। क्योंकि अगर लोकतंत्र एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वहाँ पे रेडिकल आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती हैं। कंक्लूजन में ही दूसरी बात, देखो इंडिया को एक बात समझने की आवश्यकता है, इंडिया मालदीव में किसी एक पार्टी का चुनाव ना करे। होना ये चाहिए मालदीव में कोई भी पार्टी सत्ता में हो वो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करे। जब इंडिया किसी भी देश की पॉलिटिक्स में एक पार्टी का साथ देती है और दूसरी पार्टी का विरोध करती है और बाद में वही दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो इंडिया के साथ रिलेशंस उस देश के खराब हो जाते हैं। वैसे तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, अगर इंडिया किसी देश के सिटीजन्स की एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए कोशिश करें तो एलीट्स तो आते जाते रहेंगे। जैसे अब्दुल्ला यमीन एक एलीट थे, वो चले गए, लेकिन इंडिया ने मालदीव की जनता की भावनाओं को समझा और मालदीव की जनता की आवाज़ उठाई। तो ऐसा जब होता है तो कोई भी राष्ट्रपति बने एक लेवल के बाद रिलेशंस ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि जनता इंडिया के साथ है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, रिसेंटली मालदीव में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उस इलेक्शंस में अब्दुल्ला यमीन की हार इंडिया के लिए एक फेवरेबल आउटकम है और इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए मालदीव के साथ अपने रिलेशंस को रीबिल्ड करना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें कहा गया था जिन पर्सन्स के ऊपर सीरियस क्राइम्स से संबंधित चार्जेस हैं और अदालत में केस चल रहा है उन पर्सन्स को रोका जाए इलेक्शंस लड़ने से। अगर ऐसा होता है तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह काम पार्लियामेंट का है, कौन पर्सन एलिजिबल है इलेक्शंस लड़ने के लिए और कौन इन एलिजिबल है। इसको लेके पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एक कानून बनाया हुआ है, यानी ऑलरेडी एक एक्ट है। उस एक्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उस एक्ट में अमेंडमेंट ला सकती है और वो पर्सन्स जिनके खिलाफ सीरियस केसेस दर्ज हैं उनको इलेक्शंस लड़ने से रोका जा सकता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडियन पॉलिटिक्स में, खास करके लास्ट 20 सालों में। ऑलमोस्ट हमारे देश में 1/3 लोकसभा मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में। जब देखो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे एमपी या फिर एमएलए बन जाते हैं तो वो बड़े पदों पर आसीन होके अपराधों को प्रमोट करते हैं। इससे जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता को पूरा अधिकार है कि वो साफ सुथरे छवि के लोगों के द्वारा गवर्न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दिया विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो
अपनी वेबसाइट पे सारा डेटा रखें, सारा ब्यौरा रखें कि उनकी पार्टी के कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं और वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इवन मीडिया में एडवर्टाइजमेंट्स की सहायता से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ सारा डेटा जनता के सामने रखें, हमारे पार्टी के ये लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ सीरियस मामलों में केसेस दर्ज हैं। आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा होता है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स पर फर्जी रूप से केस दर्ज करवा दिया जाता है। रूलिंग पार्टी के पास पावर्स होती हैं, पुलिस रूलिंग पार्टी के ऑर्डर्स के अनुसार काम करती है कई बार, और अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं, लेकिन वो मामले फर्जी होते हैं। और देखो, चार्जशीट तो कोर्ट में पुलिस का वर्जन होती है जिस पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जज के सामने, दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूशन लॉयर्स की तरफ से भी और डिफेंस लॉयर्स की तरफ से भी। कई बार देखो ऐसा भी देखने को मिलता है वो पर्सन्स जिन पर गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि उन पर फर्जी रूप से केस दर्ज किया गया था। तो ऐसे केसेस में अगर उन पर्सन्स को जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं लेकिन रिवेंज के चलते, वेंडेटा पॉलिटिक्स के चलते उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और उनको इलेक्शंस लड़ने से रोका जाता है, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का? सॉल्यूशन देखो ये हो सकता है, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट सीरियस केसेस चल रहे हैं अदालतों में, उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश भी दिया था, पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनका निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं। ऑलमोस्ट अभी हमारे देश में 3045 MLAs के अगेंस्ट या फिर MPs के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, इनका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज ए सीरियस चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ी चुनौती है। आपको स्टेप्स डिस्कस करने हैं जो लिए गए हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। बाद में आपको सुझाव भी देने हैं क्या किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए सिर्फ वो कैंडिडेट्स जिनका बैकग्राउंड क्लीन हो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, नोटा जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी EVMs में। इवन लिली थॉमस से संबंधित केस के बारे में आप लिख सकते हो। पहले क्या होता था, वो MP या MLA यानी रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई है वो अपील कर सकते थे। 3 महीने के अंदर अंदर उनको अपील करनी होती थी और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी भी MP या MLA को हुई है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इवन 2001 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते वक्त कैंडिडेट को सारी जानकारी देनी होगी कि उसके खिलाफ कौन कौन से IPC सेक्शंस के अंतर्गत केस चल रहे हैं, ताकि जनता को जानकारी हो कि हम जिस कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं उसके खिलाफ कौन कौन से मामले में केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था हम तैयार हैं, आप ऐसे लोगों के इलेक्शंस लड़ने पर बैन लगा सकते हो जिनके खिलाफ सीरियस केसेस दर्ज हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो केसेस कम से कम 1 साल पहले रजिस्टर हुए हों वेंडेटा ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो इस आर्टिकल में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अपडेशन से संबंधित है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1985 में हुए असम अकॉर्ड्स के अनुसार और रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने की प्रोसेस जारी है ताकि 1971 के बाद बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। पहला ड्राफ्ट रिलीज हो चुका है। 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से 40 लाख लोगों का नाम नहीं आया है पहले ड्राफ्ट में। अभी फ़िलहाल प्रोसेस जारी है। वो लोग जिनका नाम नहीं आया है वो फिर से डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं देखो हम असम के सिटीजन हैं और हमारा नाम गलती से नहीं आया है पहले ड्राफ्ट में।
उनके पास अभी भी देखो बहुत सारे रास्ते हैं, हायर कोर्ट्स में भी अपील की जा सकती है, लेकिन फिर भी असम में एक अनिश्चितता का माहौल है, अनसर्टेनिटी है, और वो लोग जिनका नाम नहीं आया है पहले ड्राफ्ट में, उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर है कि हमारा क्या होगा अगर फाइनली हमारा नाम नहीं आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में। ऐसी सिचुएशन में एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया जिसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं दीमक की तरह हैं, वो इंडिया के फ्यूचर को खा रहे हैं। आर्टिकल में कहा जाता है देखो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि 3 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अभी फ़िलहाल अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। वैसे बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ऐसी स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एनआरसी इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और बांग्लादेश का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। इवन हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा एनआरसी इंडिया का एक इंटरनल मैटर है। दूसरा इशू, देखो जब इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो वो लोग जिनका नाम नहीं है पहले ड्राफ्ट में, उनके खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है बाकी लोगों की। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स से सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइड होती है, जो कि हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा इशू, देखो डेटा में भी काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जनरेशन्स से इंडिया में रह रहे हैं उनका नाम भी नहीं है पहले ड्राफ्ट में। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है सरकार को चाहिए सरकार ऐसे लोगों की मदद करे हर लिहाज से। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो सरकार इस सिचुएशन में उनकी मदद करे। ब्यूरोक्रेसी से कोई शिकायतें हैं तो ऐसी सिचुएशन में सरकार उन लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। हमें ऐसे लोगों को देखो एम्पैथी से भी देखना होगा। साउथ एशिया में रिफ्यूजीज जो एक देश से दूसरे देश में गए हैं वो अपने आप से तो गए नहीं हैं, या तो गरीबी की वजह से गए हैं या फिर उनका परसिक्यूशन हो रहा था किसी देश में, इसी वजह से वो दूसरे देश में गए हैं। इसलिए उनको थोड़ा तो हमें सहानुभूति की नज़र से देखना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो मानवता के अगेंस्ट होगा। तो ये आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं आर्टिकल के द्वारा। दूसरी तरफ के भी अपने ही आर्गूमेंट्स हैं, जैसे देखो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से लोकल आइडेंटिटी जो है वो खतरे में है। बांग्लादेश से आए इमिग्रेंट्स की वजह से असम के लोगों का कहना है हमारा कल्चर खतरे में है। इवन लोकल लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही हैं। आपको देखो हमेशा दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स का पता होना चाहिए, बाद में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आप दे सकते हो, लेकिन कंक्लूजन आपका एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब आप इसी केस का एग्जांपल ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन में बोल दो कि एनआरसी को अपडेट करने की ये पूरी प्रोसेस है वही गलत है। ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी प्रोसेस चल रही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने देखो 3 इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले हमने 2 आर्टिकल्स को कंबाइन किया, इंडिया मालदीव रिलेशंस को डिटेल से डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस किया, और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया एनआरसी को अपडेट करने की जो प्रोसेस चल रही है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।